Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। मेगा प्रैक्टिस सेशन है इंग्लिश पेडागोजी का। 2 सब्जेक्ट हम कर चुके हैं, ये 3rd सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट टोटल हैं आपके। इसके बाद हम मैथ्स पेडागोजी और आपका हिंदी पेडागोजी भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कल यानी 10 अगस्त को आपका मैराथन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कल से मैराथन शुरू करेंगे और हर एक दूसरे दिन यानी एवरी ऑल्टरनेटिव डे हम लोग एक सेशन का मैराथन रखेंगे। थोड़ी सी बफरिंग है, बफरिंग में खून पी लिया है, ये वाले सीटेट की बैंड बजा दिया है, इतनी बफरिंग हुई है इस बार। पिछले लगभग 1 महीने से यही सब चल रहा है, बट क्या ही कर सकते हैं, कर रहे हैं इस पे जो भी कर सकते हैं, ताकि आगे दोबारा से ये चीज फेस ना करनी पड़े, एक बार हो जाए रिजॉल्व। तो चलिए खैर स्टार्ट करें। ये प्रैक्टिस सेशंस हैं, मेगा प्रैक्टिस सेशंस इनको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपको सिलेबस में देखने को मिलते हैं, पेपर में भी देखने को मिलते हैं बार बार, और देखने को मिल सकते हैं थोड़े बहुत ही लैंग्वेज चेंज के साथ। कई क्वेश्चंस डायरेक्ट भी देखने को मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कहानी। इससे पहले के जो 2 सेशंस हैं वो अगर नहीं देखे हैं, एक तो है ईवीएस मेगा प्रैक्टिस सेशन जिसमें हमने कुछ 44 या 43 क्वेश्चंस किए थे। कल हमने सीडीपी का एक मेगा प्रैक्टिस सेशन रखा था जिसमें हमने बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ 60 क्वेश्चंस किए थे, वो जरूर ही देख लेना, है ना। बिल्कुल एज इट इज चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आज हम इंग्लिश पेडागोजी कर रहे हैं। सबका इंग्लिश पेडागोजी सब्जेक्ट नहीं होता है, बट जिनका है उनको डायरेक्ट हेल्प मिलेगी एकदम क्वालिटी के साथ, है ना। स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कहानी क्या है। कुछ हम 43-44 क्वेश्चंस के करीब करने वाले हैं। इसमें भी टेलीग्राम चैनल पर लेट्स लर्न स्क्वायर्ड आप सर्च करेंगे, 8,63,000 या 65,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। किसी भी फेक चैनल से, फेक वेबसाइट से मत जुड़िएगा। कोर्स लेना है तो करियर लैब। और अगर हम बात करें पीडीएफ की, जो फ्री पीडीएफ आपको मिल रही है वो टेलीग्राम चैनल से मिल ही जा रही है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बाकी की दोनों पीडीएफ आपको विद आंसर्स मिल चुकी हैं मेगा सेशंस की, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे क्योंकि सेशन आपको पसंद ही आएगा बाय डिफॉल्ट। कल के लिए तैयार रहिएगा। नोटिफाई मी का ऑप्शन होता है मैराथन में, वो लगा करके आराम से, नोटिफिकेशन नहीं भी आए तो 9:15 तक अपना आ जाना है कल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, फटाफट से समझते हैं क्वेश्चंस को, पोल में जवाब दीजिए। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स अबाउट लैंग्वेज लर्निंग, यानी भाषा को सीखने के बारे में 2 स्टेटमेंट्स हैं नीचे दिए हुए, गिवन बिलो, ए और बी। एक स्टेटमेंट है ए, दूसरा स्टेटमेंट है बी, ठीक। रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट पढ़ना है और सही यानी करेक्ट ऑप्शन को चूज आपको करके जवाब देना है। फटाफट से बताएंगे। पहला जो स्टेटमेंट है ए, ये कहता है एन इंडिविजुअल कैन लर्न अ लैंग्वेज एट एनी एज बट इट इज इजियर टू डू सो एट अ यंगर एज। यानी एक इंडिविजुअल कभी भी भाषा सीख सकता है एट एनी एज। आप 50 की उम्र में भी एक नई भाषा सीख सकते हैं और आप 5 की उम्र में भी एक नई भाषा सीख सकते हैं, बट इट इज इजियर टू डू सो एट अ यंगर एज। लेकिन आसान कब होता है भाषा को सीखना? जब आपकी उम्र कम होती है, क्योंकि आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो ज्यादा आपका सेंसिटिव रहता है या ज्यादा बेटर काम करता है 5 साल से लेकर के 10 साल तक की उम्र तक, स्पेशली जो चाइल्डहुड वाला पीरियड है। तो अर्ली चाइल्डहुड जिसको हम कहते हैं सेंसिटिव या फास्टेस्ट पीरियड है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ऐसा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात कौन करता है? नॉम चॉम्स्की करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इनडायरेक्टली हमारी कनेक्ट होनी चाहिए ताकि पेपर में हम आसानी से टैकल कर पाए। यूनिवर्सल ग्रामर की बात भी वही करते हैं। तो कम एज में अगर भाषा सीखी जाए, एक 5 साल का बच्चा जो आपके साथ अमेरिका शिफ्ट हुआ है, मान लीजिए आप एक पेरेंट हैं, हस्बैंड वाइफ, ठीक, और आपके साथ एक बच्चा आपका शिफ्ट हुआ है, ठीक, मान लिया, अच्छा लग रहा है मान करके, ठीक। तो इंडिया से आप अमेरिका शिफ्ट हो गए और आपका जो बच्चा है, अगर आप दोनों में से किसी एक को लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं आती है वहां की, यानी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है आपकी, लेकिन आपके बच्चे की लैंग्वेज कुछ ही समय में आप देखेंगे उसकी ज्यादा फ्लुएंट या ज्यादा नेचुरल लैंग्वेज वो सीख जाएगा आपसे। उसको कम समय भी लगेगा, मतलब इजी होता है कम उम्र में भाषा को सीखना, ये बात कही जा रही है। बाकी भाषा आप सीख कभी भी सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल आगे बढ़े। जैसे मैंने आपको, हालांकि ये बात अटकी रह गई, ये पढ़ के मुझे याद आ गया कि एग्जाम्पल दिया था कि मेरी मदर की इच्छा है अभी कि इंग्लिश सीखी जाए। वो थोड़ा बीमार हुई तो उनको समय मिला आराम करने का, तो उनके दिमाग में आइडियाज आए। हालांकि किसी ने आप में से हमारे लर्नर्स ने, किसी ने तो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज किया था, फिर मैं भूल गई हूँ, वो काम आगे नहीं बढ़ पाया। बट वो हिंदी की टीचर रही हैं जीवन भर और अभी हैं कुछ साल, तो अभी उनकी इंग्लिश सीखने की इच्छा है। तो ये क्या, वो किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगेगा। बी ऑप्शन क्या है? लैंग्वेज कैन बी लर्न थ्रू एक्सपोजर, यानी कि भाषा एक्सपोजर के माध्यम से, यानी जब माहौल आपको मिलेगा तो आप भाषा सीखते हैं एक्सपोजर से, यानी पर्यावरण से, वातावरण से आप लैंग्वेज सीखते हैं। दोनों बातें सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है भाई। ए स्टेटमेंट भी सही है और बी स्टेटमेंट भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बोथ ए एंड आर ट्रू,
ऐसा थोड़ी है कि ए सही है बी गलत है, कि भाई यंग एज पे जल्दी सीखी जाती है, ये बात भी तो सही थी। ऐसा नहीं कि बी ही सही है या दोनों गलत हैं, जी नहीं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि सुंदर सस्ता टिकाऊ जवाब था। आंख बंद करके भी आप दे सकते हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा चीजें जानना जरूरी है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की फुल फॉर्म लिख के बताना जरा। LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एक नंबर में कई बार पूछी जा चुकी है, हम इसको हल्के में ले जाते हैं क्योंकि हमको लगता है पता ही है, लेकिन जब वो 4 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज करता है ना एग्जामिनर कि लैंग्वेज एक्विजिशन की डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की जगह पे कहीं कुछ लिखा होगा, डिवाइस की जगह पे कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन लिख दिएगा, छोटा छोटा सा चेंज होगा और आप जल्दीबाजी में गलत कराते हैं। ठीक, किसने बात की है? नॉम चॉम्स्की ने। देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रेटेजी ऑफ टॉप डाउन अप्रोच फॉर टीचिंग रीडिंग। रीडिंग सिखाने के लिए, पढ़ना सिखाने के लिए टॉप डाउन अप्रोच का एग्जाम्पल नहीं है या स्ट्रेटेजी नहीं है। कौन सी एक? नॉट पूछा है। देखिए, एक होती है टॉप डाउन अप्रोच, दूसरी होती है बॉटम अप अप्रोच, यानी बॉटम से बिल्कुल धरातल से ऊपर जाना और टॉप डाउन से टॉप से नीचे आना। ठीक, बॉटम अप क्या है? यानी जो बॉटम अप का एग्जाम्पल होगा वो टॉप डाउन का उदाहरण नहीं होगा। इट इंक्लूड्स गैसिंग मीनिंग फ्रॉम पिक्चर्स। देखिए, टॉप डाउन में क्या होता है, आप या तो पिक्चर्स के थ्रू या पूरी स्टोरी से एक सार निकालते हैं, है ना, चाहे कुछ वर्ड्स आपको समझ ना आ रहे हो, तो ये टॉप डाउन का उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है कि पिक्चर्स से आप आइडिया ले रहे हैं। ठीक, कोई मूवी देखने गए इंग्लिश की, इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आती है, बट आप आइडिया लगा रहे हैं वो स्टोरी देख करके कि क्या चल रहा है, थोड़ा सुन करके, समझ करके, जरूरी नहीं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग ही पता है, तो ये टॉप डाउन अप्रोच है। फिर क्या है? इट इंक्लूड्स टीचिंग लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, देयर साउंड्स एंड मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स। यानी जब आप टॉप डाउन अप्रोच से पढ़ा रहे हैं तो क्या ये इंक्लूड करेगी कि आप लेटर सिखाएं, पहले ABCD सिखाएं, अल्फाबेट के सारे लेटर सिखाएं A to Z तक, देयर साउंड्स के ए की साउंड कैसी होती है, ए और ई साथ में मिलते हैं तो क्या साउंड आती है ना, और मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स, यानी पहले आप लेटर्स पे गए, फिर साउंड पर गए, फिर आप मीनिंग पर गए। ये क्या है? ये बॉटम से अप जा रहे हैं आप। सबसे छोटा क्या है आपको पता है? लेटर है। ABCD सीखी, जैसे अ से अनार सीखते हैं आप, फिर उसके बाद आप क्या सीखते हैं? साउंड सीखते हैं। फिर उसके बाद केस भाई री बोलते हैं इसको, री से ऋषि जो हम बात कर रहे हैं, है ना, तो आप साउंड सीखते हैं। फिर उसके बाद आप वॉल सीख रहे हैं कि भाई AEIOU जो है वॉल होते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं, फिर आप वर्ड सीखते हैं, फिर उनका मीनिंग सीखते हैं, फिर आप एक सेंटेंस सीखते हैं, फिर एक फ्रेज को पढ़ पाते हैं, फिर एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर स्टोरी पढ़ते हैं। ये बॉटम से अप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट स्टोरी से मीनिंग निकालना टॉप डाउन है। तो ये बॉटम अप की बात हो रही है यहाँ, ये टॉप डाउन स्ट्रेटेजी नहीं है, ये बॉटम अप स्ट्रेटेजी है, और हमको नॉट ही चाहिए था, जो गलत हो इस बारे में। ठीक है, शेयर्ड रीडिंग होता है जब टीचर के साथ बाकी बच्चे भी बैठे हुए हैं और टीचर जो है एक बार खुद पढ़ के दिखाए, बाकी बच्चे भी फिर साथ में पढ़ें, कहीं दिक्कत हो तो पूछें। गाइडेड रीडिंग में क्या होता है? बच्चों को मौका दिया जाता है पढ़ने का और टीचर साथ में होता है वहां। ठीक, तो वो तो एक अलग ही कहानी हो गई। शेयर्ड रीडिंग और गाइडेड रीडिंग भी टॉप डाउन की तरफ ही लेकर के जाएंगे हमको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्योंकि गाइडेड रीडिंग या शेयर्ड रीडिंग में ऐसा नहीं है ना आप अल्फाबेट सिखा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, द एम्फेसिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट इज। ये क्वेश्चन जन्म जन्मांतर से आता रहा है, आई मीन 2011 से, जब से सीटेट है तब से आता रहा है और आता रहेगा, कि ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट में सिखाने पे जोर क्यों दिया जाता है, यानी व्याकरण को संदर्भ में सिखाने पे क्यों जोर देते हैं हम। संदर्भ क्या होता है? एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, उसके बीच में कोई वर्ड आया और उसको उसी से समझ लिया कि अच्छा ये संदर्भ में ये शब्द जो है ऐसे यूज होता है। भाई एक स्टोरी में लिखा हुआ है कि शी ओपन द डोर, अब ओपन का मतलब नहीं पता, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट में समझ आ गया कि ये ईडी लगा हुआ है ओपन के साथ, सेकंड फॉर्म है, तो आप ग्रामर सीख रहे हैं लेकिन कॉन्टेक्स्ट में सीख रहे हैं। या जो डिफिकल्ट वर्ड्स आपके चैप्टर में आते हैं उनको टीचर अलग से लिखवा देती थी, फॉर्म्स आप सीख रहे हैं, है ना, अलग से नहीं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में। जब आप स्टोरी पढ़ रहे हैं तब आपको समझ आ गया हाँ ईडी यहां लगता है। कई लोग होते हैं ना जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्पेशली, तो उनका क्या है, ग्रामर बेशक स्ट्रांग नहीं है बट कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर पढ़ी हुई है उन्होंने, उतनी स्टोरी पढ़ी हुई है, उतनी सारी उन्होंने उसको यूज किया हुआ है बोलने में कि उनको ग्रामर का रूल बेशक ना पता हो। उन्होंने वो जो यूपी बोर्ड में चलती थी, मुझे याद आ गया, न्यू स्टाइल की बुक, वो अलग से उसके रट्टे ना लगाए हों कि वर्ब की कौन सी फॉर्म क्या होती है, बट उनको कॉन्टेक्स्ट में पता होता है ग्रामर का। तो ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट में सिखाना चाहिए, वही बेहतर तरीका है, बजाय कि आइसोलेटेड रूल्स को रटवाया जाए। ठीक, तो द एम्फेसिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट इज ऑन इंटरनलाइजिंग द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। ये बात एकदम सही है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन। शर्म नहीं आती है क्या? है, देखिएगा एक बार, समझते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, द एम्फेसिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट इज ऑन, कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर सिखाने पे जोर क्यों देते हैं? मेमोराइजिंग द रूल्स, नहीं, मेमोराइज करने की तो बात ही नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में मेमोराइज नहीं कराया जाता, अलग से जब आप ग्रामर रूल सिखाएंगे तब बात आती है मेमोराइज की। यूजिंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड टू टीच द कंटेंट, देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो कोई कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर नहीं सिखाता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपका प्रॉपर फोकस करता है, उसको आप ट्रांसलेट करेंगे किसमें,
अपनी भाषा में। ग्रामर ट्रांसलेशन में दो भाषाओं का इस्तेमाल होता है, मदर टंग का इस्तेमाल होता है इसमें, है ना, मातृभाषा का इस्तेमाल करते हैं लोग। और किस लिए कि आपको अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा है, ये वैसी सी बात है जो आपकी किताबें, इंग्लिश की किताबें हैं लेकिन, या ग्रामर की किताबें हैं बट उसमें आधी से ज्यादा हिंदी लिखी हुई है, क्योंकि आपको ट्रांसलेट करके समझ में आता है, रूल्स रटने हैं उसमें। फिर ये कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर नहीं सिखाता, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। ओल्डेस्ट मेथड कहा जाता है इसको, ट्रेडिशनल वे भी कहते हैं। ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूल्स होता है कि बच्चे को जहां, भाई अगर बच्चे को लगाना था वेंट लिखना था, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होगी, ठीक, लेकिन बच्चे ने क्या लिख दिया, इसी में ईडी लगा दिया, गोड बना दिया, जो कि कोई वर्ड नहीं है, तो ओवर जनरलाइज कर लिया उसने रूल्स को। जो रूल्स उसने याद किए थे उनको ओवर जनरलाइज कर दिया, अति सामान्यीकरण कर लिया है नियमों का। तो यहाँ पे जो सिंपल आंसर है वो इंटरनलाइजिंग द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। यानी जो जोर है ग्रामर एंड कॉन्टेक्स्ट पे वो इसलिए है ताकि जो रूल्स हैं लैंग्वेज के वो इंटरनलाइज हो जाएं, आत्मसात हो जाएं, आपके दिमाग में भर जाएं, फिर आपको अलग से सोचना ना पड़े, क्योंकि आपने ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है। जब कोई चैप्टर पढ़ रहे थे उसी के बीच में आपने देख लिया कि अच्छा इस वर्ड का मीनिंग ये होता है, या फिर इसकी फॉर्म ये होती है, या सेंटेंस ऐसे बनता है ना, या वर्ब की ये दूसरी फॉर्म आई हुई है। ग्रामर को आपने संदर्भ में ही सीख लिया। समझ पा रहे हैं बात को? कल किसी ने बहुत अच्छा कमेंट भी किया था, वो मुझसे गलती से हाइड हो गया। उन्होंने इंटरनलाइजेशन की ही बात की थी, कॉन्सेप्ट्स की। तो इंटरनलाइजेशन मतलब आत्मसात कर लिया है आपने, अपने अंदर समाहित हो गया वो ग्रामर के जो कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, रट्टे नहीं लगाए अलग से, जो कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में थोड़ा सा दिक्कत वहां होती है, क्योंकि आप अलग से ग्रामर सीख रहे हैं वहां। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अदर सब्जेक्ट सच एज साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, physical education, etc. offer context for using language in purposeful and interesting ways. This shows dash is followed. मतलब कि अगर आप अदर सब्जेक्ट सच एज, भाई आप साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आर्ट क्राफ्ट पढ़ रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, ऑफर कॉन्टेक्स्ट फॉर यूजिंग लैंग्वेज इन पर्पसफुल एंड इंटरेस्टिंग वेज। भाई जब आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तब भी तो आप भाषा के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं ना, कि भाई हड़प्पा सभ्यता में ये हुआ था, वहां ये हुआ था, मॉडर्न हिस्ट्री में ये है, लेकिन लैंग्वेज के ही माध्यम से तो आप इतिहास को जान पा रहे हैं। या आर्ट एंड क्राफ्ट में भी तो कोई तो लैंग्वेज होगी, मैथमेटिक्स में भी जो क्वेश्चन लिखा हुआ है या टीचर जिसमें समझाने की कोशिश कर रहा है वो भाषा ही तो है। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें हम भाषा को नहीं सीखते हैं, या जिसके माध्यम से हम या जिस सब्जेक्ट को हम भाषा के माध्यम से नहीं सीखते हैं? यानी लैंग्वेज हर जगह है, तो इसको हम लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कह रहे हैं। एकदम सही जवाब दे रहे हैं, कुछ ही लोग दे पा रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं कई सारे लोग। मतलब जब आप अदर सब्जेक्ट्स, जैसे कि इतने सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पे नाम दे दिया, offer context for using language in purposeful and interesting ways. This shows dash is followed. यानी आप भाषा को इंटरेस्टिंगली, जब आप एक हिस्ट्री की कहानी पढ़ रहे हैं तो आप भाषा भी सीख रहे हैं, और जब आप भाषा सीख रहे हैं तो आप कोई और सब्जेक्ट भी सीख रहे हैं। यानी हर एक सब्जेक्ट की अपनी भाषा होती है। तो भाषा लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, यानी जैसे अगर हिंदी मीडियम की हम बात करें तो हिंदी मीडियम में आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो भी हिंदी में पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं तो विज्ञान भी हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो वो एक भाषा है जो अक्रॉस द करिकुलम फॉलो हो रही है। पूरे करिकुलम में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको पढ़ाने के लिए एक लैंग्वेज का प्रयोग हो रहा है, और वो लैंग्वेज को आप बेहतर तरीके से पर्पसफुली समझ पाते हैं क्योंकि वो अलग अलग विषयों में इस्तेमाल हो रही है। तो चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, इसको लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कहते हैं। जब सारे सब्जेक्ट्स एक भाषा में पढ़ाए जा रहे हों, LAC, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है प्रीवियसली, LAC, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। ठीक, लैंग्वेज इंटीग्रेशन, इसमें इंटीग्रेट नहीं कर लिया, कोई एक्विजिशन की बात नहीं हुई कि आप बच्चे ने घर में जब भाषा सीख लेता है वो एक्वायर कर लेता है, उसको एक्विजिशन कहते हैं, भाषा अर्जन। कॉम्प्रिहेंशन होता है समझना भाषा को, जबकि यहाँ बात कुछ और चल रही थी। तो इसको लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कहते हैं, जब आप बाकी सब्जेक्ट्स भी एक भाषा के माध्यम से समझते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, थोड़ा सा समझने पे फोकस करना है क्वेश्चंस को। अगर हम सेंस नहीं निकाल पाए, अगर हम सिर्फ वर्ड मीनिंग, या हमारा फोकस इस बात पे ही रह गया कि भाई एक एक वर्ड का हम अलग अलग से मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट में समझना है कि पूछा क्या है क्वेश्चन ने। ठीक है जी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, बिफोर रीडिंग अ स्टोरी अलाउड, यानी जब आप प्रॉपर शाश्वत वाचन कर रहे हैं किसी एक स्टोरी का, किसी एक कहानी का, उससे पहले, भाई टीचर होता है ना कई बार खुद से लाउडली पढ़ रहा है, तो जब लाउड वाचन से पहले, या जो शाश्वत वाचन है, बिफोर रीडिंग अ स्टोरी अलाउड टू द क्लास मिस रीमा, अ लैंग्वेज टीचर। मिस रीमा एक लैंग्वेज टीचर है, कौन सी कक्षा की, 7वीं कक्षा की। मेक श्योर टू बी थॉरली प्रिपेयर्ड बिफोर गोइंग टू द क्लास। वो थॉरली प्रिपेयर्ड होना चाहती हैं। जैसे ये क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं, या जो क्लास चल रही है, हर दिन एक लेसन प्लानिंग लगती है, एक पीपीटी बनेगी, PDF बनेगी, एक प्रॉपर आंसर की का विश्लेषण किया जाएगा। ऐसा नहीं है मेरा मन जो किया वो आपको आंसर बता दिया, है ना। कई बार मन करते हुए भी नहीं बताओगे, क्योंकि किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें देखी जाएगी। ठीक है ना। तो कुछ भी पढ़ाने से पहले लेसन प्लानिंग टीचर का काम है, पाठ योजना बनाना जिसको हम कहते हैं। आपने अपने BEd, BTC, DLEd, BTC, इसमें JBT वगैरह में की होगी। ठीक, तो आप प्रिपेयर होके जाना चाह रहे हैं, मेक श्योर करें कि थॉरली प्रिपेयर्ड हैं आप चैप्टर पढ़ाने से पहले। बात ठीक है।
Which one of the following in your opinion is least important for reading aloud in the class and should not be done by Miss Reema? यानी आपकी ओपिनियन में जो मिस रीमा क्लास में सरस्वर वाचन करने जा रही हैं, जोर से बोल करके लाउड रीडिंग करने जा रही हैं, तो कौन सी चीज सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रेपरेशन के दौरान? जो उनकी प्रेपरेशन है उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण चीज क्या होगी जिसको नहीं किया जाना चाहिए मिस रीमा के द्वारा? पहला ऑप्शन, रीड द स्टोरी सेवरल टाइम्स फर्स्ट, यानी मिस रीमा खुद उस स्टोरी को पढ़े 2-4 बार, भाई तभी तो अच्छी लाउड रीडिंग कर पाएंगे। कहीं उनको भी भाई टीचर है, भगवान थोड़ी है, जो है वो 140 ऐसा थोड़ी ओमनीपोटेंट है कि सब कुछ पता ही होगा, ओमनीजिएंट पोटेंट व्हाटएवर। तो अगर हम बात करते थे कि अगर हम देखें तो टीचर भी पढ़ के उसको भी कहीं डिफिकल्टी आ सकती है, या जब तक वो खुद प्रिपेयर्ड नहीं है तो उसको सेवरल टाइम्स वो स्टोरी पहले पढ़नी चाहिए जब लाउड रीडिंग से पहले। आपका इंटोनेशन, आवाज में उतार चढ़ाव ठीक है कि नहीं है, आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक है कि नहीं है, बहुत सारी चीजें होंगी जो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो खुद नहीं पता होंगे टीचर को, हो सकता है कहीं कंफ्यूजन हो, तो वो सब सेवरल टाइम्स पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। तो ये काम तो किया जाना चाहिए। लुक अप द वोकैबुलरी शी माइट बी अनसर्टेन अबाउट, कुछ ऐसे शब्दार्थ हो सकते हैं, कुछ ऐसे वोकैब हो सकती है जिसको लेकर के टीचर को कंफ्यूजन हो या अनसर्टेन हो, श्योर ना हो उसके जवाब को लेकर के, तो वो भी लुकअप करना है, मतलब सर्च कर लेना है या डिक्शनरी से देखना है ना, उसके मतलब को समझ लेना है जहां पे जिन शब्दों में जिस वोकैब में दिक्कत है। सी ऑप्शन है, प्लान फॉर अ प्री रीडिंग एक्टिविटी। प्री रीडिंग एक्टिविटी क्या होती है? रीडिंग से पहले। पोस्ट रीडिंग क्या है? रीडिंग के बाद। आपने कोई एक्सरसाइज दे दी बच्चों को करने को, कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए। प्री रीडिंग में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हम प्रीवियस नॉलेज, बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसको जांचने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछ के कोई एक्टिविटी करा ली, उससे पता लग जाएगा कि बच्चा जो है कितना रेडी है। उसको रेडी करने के लिए प्री रीडिंग एक्टिविटी एक्सरसाइज की जाती है, ठीक है। उस कहानी से संबंधित आसपास के क्वेश्चन प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के लिए पूछ सकते हो, तो ये बात भी सही है। बचता ही एक ऑप्शन है, कहां जाएंगे? 5 ऑप्शन तो है नहीं। प्रिपेयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इन्फरेंस दैट शी कैन आस्क द स्टूडेंट्स अबाउट दी स्टोरी, यानी आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं इन्फरेंस के बेस पे जो वो बच्चों से पूछ सकती है स्टोरी के बारे में। ये यहाँ उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि पहले से क्वेश्चंस प्रिपेयर हो, इन्फरेंस के आधार पे जो उन्होंने अनुमान लगाया उस कहानी का क्या अनुमान है उसके आधार पे वो क्वेश्चन पूछे, जबकि बच्चों को मौका देना है कि वो उस कहानी को समझ करके उनकी क्या इंटरप्रिटेशन है। भाई कहानी ऐसी चीज है, मैं पढ़ूं और मेरा क्या आपने इस कहानी से क्या सीखा, तो अलग अलग बच्चा अलग अलग चीजें बताएगा। लेकिन यहाँ पे वो पहले से इन्फरेंस निकाल लेंगे, एक अनुमान लगा लेंगे, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछेंगे, वो जरूरी नहीं है, वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि सबसे कमजोर उत्तर जो है यही है कि जब आप लाउड रीडिंग कराने जा रहे हो क्लास में, तो जरूरी नहीं आपने इन्फरेंस पहले से निकाल के, अपना निचोड़ पहले से निकाल लिया और उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बच्चों को निकालने दो उसका इन्फरेंस, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ज्यादा मुझे लगा एक्सप्लेनेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। मिसेस मनप्रीत इज अ लैंग्वेज टीचर। समझाया गया या मिसेस मनप्रीत जो है लैंग्वेज टीचर है ना, रूरल स्कूल इन पंजाब, पंजाब के किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक इंग्लिश लैंग्वेज टीचर है, भाषा की शिक्षिका। वाइल टीचिंग इन सेकेंडरी क्लास, 9वीं 10वीं में कहीं पढ़ा रही होंगी मैडम, शी यूजेस रेडियो एज अ रिसोर्स इन हर लैंग्वेज क्लास। रेडियो का इस्तेमाल किया एक रिसोर्स के रूप में, एक संसाधन के रूप में। भाई रेडियो में भी समाचार आते हैं और भी कुछ कहानियां किससे आते हैं, वो सब वहाँ पे हो सकता है रेडियो पे उन्होंने कुछ सुनाने के लिए बच्चों को यूज किया रेडियो। जबकि रेडियो किसमें आता है? ऑडियो एड्स में आता है रेडियो, एक प्रॉपर टीचिंग एड का हिस्सा है, कोई दिक्कत नहीं। हम बॉडी से कितना वेट उठा रहे हैं, कितना हम दौड़ भाग कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अब कर दो कंचन, बिल्कुल रात दिन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी D+ भी आएगा, फिर 2-3 महीने लगेंगे, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं, तो अपनी तैयारी करो ना बढ़िया से। अगर अभी भी शुरू कर रहे हो क्या दिक्कत है, बढ़िया काम के लिए क्या बुरा समय। Which one of the following statement will not help to enhance language input? कौन सी एक चीज, यानी कौन सा एक स्टेटमेंट हेल्प नहीं करेगा, लैंग्वेज इनपुट को बढ़ावा नहीं देगा? पहला ऑप्शन, यूजिंग रेडियो ब्रॉडकास्ट कॉम्प्लीमेंट्स लिसनिंग टू हर स्टूडेंट्स लैंग्वेज लेसन। कि भाई वो रेडियो ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल करें और कॉम्प्लीमेंट करें ताकि बच्चे, मतलब जो वो पढ़ा रहे हैं या उसके आसपास की चीज बच्चों को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वो रेडियो, कुछ एक्स्ट्रा चीज वहां से सुनने को मिल रही है, ठीक। यानी कुछ प्रोनाउंसिएशन, कुछ उच्चारण हो सकता है जो वो रेडियो पे भी सुन सकते हैं, तो ये तो ठीक है, पॉजिटिव बात है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू राइट आउट डायलॉग्स हर्ड इन द ब्रॉडकास्ट इन देयर ओन वर्ड्स एंड एक्ट देम आउट इन रोल प्लेस। बच्चों को जो डायलॉग सुने हैं आपने ब्रॉडकास्ट में, एक रेडियो के दौरान, एक रेडियो ब्रॉडकास्ट के दौरान, उनको आप लिखिए और उस पे रोल प्ले करिए, चलो पॉसिबल है। स्पेंडिंग टाइम टॉकिंग अबाउट द इन्वेंशन ऑफ रेडियो एंड आस्किंग देम टू प्रिपेयर अ मॉडल ऑफ रेडियो,
यानी टीचर क्या करे, लैंग्वेज के टीचर कहे बेटा एक काम करो, मॉडल बनाओ, ये देखो इन्वेंशन किसने किया था रेडियो का, और एक मॉडल बनाकर खिलाओ रेडियो का। साइंस नहीं पढ़ा रही है, लैंग्वेज टीचर है, लैंग्वेज पढ़ा रही है। रेडियो का इस्तेमाल लैंग्वेज को बेटर करने में किया जा रहा है, ये टेक्निकल हो गया। रेडियो के इन्वेंशन पे चले गए, फिर मॉडल बनवाने को कह दे तो साइंस के टीचर बन जाते थे। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नॉट इंपॉर्टेंट है, इसके कोई लैंग्वेज इनपुट नहीं है कि इससे लैंग्वेज बेहतर होने में हेल्प मिलेगी बच्चे को। रेडियो हेल्प्स हर टू एक्सपोज स्टूडेंट्स टू डिफरेंट वॉइसेस, न्यू एक्सप्रेशंस एंड डिफरेंट रजिस्टर्स ऑफ लैंग्वेज। ये बात एकदम सही है कि रेडियो से मदद मिलेगी कि जो डिफरेंट वॉइसेस हैं, सबकी वॉइसेस में इंटोनेशन, जिसको उतार चढ़ाव कहते हैं, एक्सप्रेशन सबका अलग होता है सेम बात को कहने का, ये सारी बातों से बच्चे अवगत हो पाएंगे और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज से भी वो अवगत हो पाएंगे जो रेडियो में जनरली यूज हो रही होती है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि गलत काम है कि बच्चे से इन्वेंशन ही कराना शुरू कर दो या पता करना शुरू कर दो कि रेडियो किसने बनाया, फिर मॉडल बना के लाए, तो वो साइंस की क्लास बन जाएगी, वो लैंग्वेज में हेल्प कम मिलेगी, साइंस में ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है ना। और क्लास चल रही थी लैंग्वेज की, तो आपको भटकना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार, ये कहता है एन ऑथरिंग रोल दैट इन्वॉल्व्स जनरेटिंग आइडियाज, डिसाइडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ द रिटन टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल अ पोएम, अ स्टोरी, अ रिपोर्ट, अ रेसिपी, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा, एंड थिंकिंग अबाउट हु विल रीड इट एंड व्हाई इज दिस एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग। 1908 में एक व्यक्ति थे जो मतलब क्या है, बट उनकी मतलब है वो ऑप्शन में भी नहीं है। एक ऑथरिंग रोल है, यानी आप कुछ लिख रहे हैं, एक ऑथर का रोल मिला हुआ है आपको, दैट इन्वॉल्व्स जनरेटिंग आइडियाज, डिसाइडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ द रिटन टेक्स्ट। एक रोल है आपका जिसमें आपको ये सोचना है कि आइडियाज जनरेट करने हैं, किस फॉर्म में रिटन टेक्स्ट होना चाहिए, बहुत ही क्लिष्ट भाषा में, यानी बहुत स्टैंडर्ड, बहुत एलीट लैंग्वेज में होना चाहिए, प्रशिक्षु टाइप्स, है ना, वैसी वाली इंग्लिश होनी चाहिए उस एक पैराग्राफ की, जो भी आप लिख रहे हैं वो पीस ऑफ राइटिंग, या फिर एक पोएम हो सकती है, एक स्टोरी हो सकती है, एक रिपोर्ट हो सकती है, रेसिपी हो सकती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किस तरह के होने चाहिए, वो आप इस बेसिस पे निर्धारित करेंगे कौन सी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, टेक्निकल लैंग्वेज लिखेंगे बहुत, इस बेसिस पे थिंकिंग अबाउट हु विल रीड इट। अगर आप रेसिपी लिख रहे हैं जो बहुत सारी हाउसवाइफ पढ़ेंगे या बहुत सारे सिंगल्स पढ़ेंगे या मेल्स पढ़ेंगे जिनको खाना बनाना सीखना है, तो आसान भाषा में होगी, वो आम जनता की भाषा में होगी, ठीक है ना। अगर आप बच्चों के लिए लिख रहे हैं, बच्चों की कहानियां हैं, बाल साहित्य जिसको हम कहते हैं, जो आपका चिल्ड्रंस लिटरेचर है, वो एक अलग भाषा में होगी। तो क्योंकि हमारी वो ऑडियंस कौन है, या हमारे श्रोता या पढ़ने वाले पाठक कौन है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे, तो कौन पढ़ेगा, इस आधार पे आप क्या करते हैं, जनरेट करते हैं आइडियाज, और क्या लिखा जाना चाहिए, इस आधार पर तय होगा कि कौन पढ़ने वाला है, किसके लिए वो चीज, टारगेट ऑडियंस क्या है उस चीज की, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, कोई यूपीएससी की तैयारी करने वाला सीटेट की क्लास में बैठेगा, सेंस नहीं है ना, उसी तरह से तो ये क्वेश्चंस किस चीज को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। जो लोग सीटेट की तैयारी करना है, जिनको पेपर देना है परसों जाके, मतलब 2-4-6 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो ये कॉम्पोजिशन में आता है, किसमें आता है, ये कॉम्पोजिशन में आता है। ट्रांसक्रिप्शन सिंपल है कि सबटाइटल चल रहे हैं जब आप इंग्लिश मूवी देख रहे हैं, यानी जब ऑडियो को या फिर समझने में मदद करने को लेकर के साउंड को जब हम लैंग्वेज फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि समझ में आसानी से आ सके, वो ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। जो सबटाइटल्स मूवी में आ रहे हैं आपके सामने, फ्री राइटिंग होता है, जो आपका मन किया किसी टॉपिक पे, जो आपके अंदर से नेचुरली आ रहा है वो लिख रहे हैं। राइटिंग अबाउट राइटिंग, राइटिंग कैसे लिखी है, तो फिर आप कृति का रोल प्ले कर रहे हैं, तो कॉम्पोजिशन के अंदर आता है, जिसमें हम ये सब डिसाइड करते हैं कि किसके लिए कोई टेक्स्ट लिखा जा रहा है, उस तरह की ही फिर हम लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई, अ टीचर divided the students in different groups for a task and then she distributed magazine articles, newspaper articles, film advertisement, sport report, restaurant menu card and tourist information brochures to the groups. The material used by the teacher is referred to as, यानी एक टीचर ने डिवाइड किया स्टूडेंट्स को डिफरेंट ग्रुप में, 30 बच्चे थे क्लास में, 6 ग्रुप बना दिए 5-5 बच्चों के, और अलग अलग ग्रुप में किसी में न्यूज़पेपर आर्टिकल दे दिया, किसी में फिल्म का कोई एडवर्टाइजमेंट छपा था वो दे दिया, स्पोर्ट्स की कोई रिपोर्ट आई थी, इंडियन टीम ये जीत गई वो कर लिया वो दे दिया, रेस्टोरेंट का एक मेन्यू ला करके दे दिया जहाँ खाना खाने जाते हैं, देखो भाई कौन सी डिश है, क्या लिखा हुआ है, या टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन, वो टूरिस्ट गाइड नहीं होते जो उनके ब्रोशर्स होते हैं वो दे दिए, ठीक है ना, 5 दिन का ट्रिप है वहां जा रहे हैं, तो वो बेहतर। इस मटेरियल को क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है, इस मटेरियल को एक्सटर्नल मटेरियल नहीं कहते सरकार, इसको ऑथेंटिक मटेरियल कहते हैं, गलत जवाब मत दीजिए, है ना। ऑथेंटिक मटेरियल कहते हैं लैंग्वेज की भाषा में, है ना। यहाँ पे कॉमन सेंस कम, और जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, क्योंकि लैंग्वेज में कुछ चीजें जो टेक्निकल हैं जो आपको वैसे ही याद रखनी है एज इट इज। ऑथेंटिक मटेरियल ये कहलाता है। एक्सटर्नल मटेरियल आप अपनी समझ के लिए इसको समझ सकते हो कि हाँ एक्सटर्नल भी तो है, ये बाहर से तो है सारा मटेरियल, लेकिन इसका जो प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है ना, पिताजी को बाप नहीं कहते थे ना सीधे, पिताजी ही कहते हैं, तो ये वही वाली बात है। यहाँ पे बात बराबर ही एक्सटर्नल ही है, मान लिया हमने एक्सटर्नल मटेरियल है,
या बट फिर इसकी जो बताना टर्मिनोलॉजी है है कमेंट सेक्शन। ना, इतना खराब एग्जांपल यूज किया मैंने, यहाँ पे बात है इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो है ऑथेंटिक मटेरियल। डिस्टर्बेंस क्रिएट हो यानी प्रश्न पूछने से उसको इसको ऑथेंटिक मटेरियल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मटेरियल लैंग्वेज को सिखाने के पर्पज से नहीं बनाया गया था, ये नॉर्मल जनता को समझाने के लिए बनाया गया था, किसी और काम के लिए बनाया गया था। जो रेस्टोरेंट का मेन्यू है वो इसलिए बनाया गया था कि आप जाकर के वहां डिश को ऑर्डर कर सकें, लैंग्वेज को सिखाने के लिए नहीं बना। वो न्यूज़पेपर आर्टिकल लैंग्वेज सिखाने के लिए नहीं बना, वो लोगों को अवेयर कराने के लिए बना, न्यूज को पहुंचाने के लिए बना है। ठीक, तो उस बात को यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ऑथेंटिक मटेरियल इसलिए क्योंकि पर्पस किसी और चीज के लिए बना था, उसको हम क्लासरूम में रियल ऑथेंटिक मटेरियल को ले आए जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में यूज हो रहा है। तो इसको कॉमन सेंस से नहीं, जो टेक्निकल है भाषा का, जहाँ पे जो इस्तेमाल है, जो वर्ड जिस चीज के लिए बना है उस तरीके से समझना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, बहुत खराब एग्जाम्पल था बट काम का, ठीक है ना। स्कोलैस्टिक मटेरियल आगे बढ़ेंगे, यानी ये सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाने के लिए यूज हो रहा हो, है ना, पढ़ाने के लिए यूज हो रहा है स्कोलैस्टिक मटेरियल, तो वो हुआ ना जो स्कूल में पढ़ने लिखने में ही काम आए। श्रव्य दृश्य साधन आपको पता होना चाहिए। नेचुरल मटेरियल, इसको नेचुरल भी नहीं कहते, ऑथेंटिक मटेरियल कहते हैं। हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर क्लासरूम में कोई आपका रिपोर्ट आ रही है, न्यूज रिपोर्ट, कोई आप बाहर से एक वो लेके आ जा रहे हो पैम्पलेट जिसमें कुछ बेचने के लिए, जैसे आपके घर में आते होंगे वो इंटरनेट लगवा लो तो वो पूरा आएगा, या ये कोर्स चल रहा है कहीं, या फिर जब चुनाव आते हैं तो लोग घर में डाल करके जाते हैं वो छोटे छोटे पैम्पलेट, वो सब क्या है? ऑथेंटिक मटेरियल है, क्योंकि वो बनाए किसी और पर्पस के लिए गए, नॉर्मल लैंग्वेज यूज के लिए, लेकिन आप जब उनको क्लासरूम में ले आए जहां लैंग्वेज सिखाई जा रही है तो वो ऑथेंटिक मटेरियल बन गया। कि वो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि आपको पढ़ाने के लिए बनाई गई है वो किताब, वो इन जनरल लैंग्वेज कहाँ रियलिटी में यूज हो रही है ऑथेंटिकली, उसके लिए बना है। एक नंबर का क्वेश्चन है ये पूरा, और हर बार आता है लगभग। तो ये ऑथेंटिक मटेरियल है, इनमें से कुछ भी आपको दिख जाए पेपर में कि एडवर्टाइजमेंट की बात हुई है, रिपोर्ट की बात हुई है, न्यूज़पेपर आर्टिकल की बात हुई है, मेन्यू कार्ड की बात हो रही है, किसी पैम्पलेट की बात हो रही है, किसी आर्टिकल की बात हो रही है जो बाहर से क्लासरूम में लाया गया है, तो वो ऑथेंटिक मटेरियल। ऑडियो भी है, विजुअल्स भी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, टीचर्स शुड शिफ्ट देयर फोकस फ्रॉम सीइंग एरर्स एज अनडिजायरेबल एंड टू बी अवॉइडेड इंस्टेड यूज एरर। यानी टीचर्स को शिफ्ट करना चाहिए अपना फोकस गलतियों को, एरर्स को किस तरह से देखने पे, अनडिजायरेबल की गलतियां तो होनी ही नहीं चाहिए, गलती कैसे हो सकती है ना, कि उनको अवॉइड कर देना चाहिए, बजाय कि एरर्स को यूज करना किस चीज के लिए, ये पूछा है। अंडर कॉग्निटिव इमोशनल एंड हिंदी पेडागोजी में कुछ नहीं बोला गया हो तन्नू, इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हैं हम, और इंग्लिश पेडागोजी ये इन्होंने यही तो प्रॉब्लम की है ना इतने टाइम से, कि जो प्रॉब्लम, जो चीजें इंग्लिश पेडागोजी में पूछी जाती थी उनको ट्रांसलेट मार करके सीधा पेपर में छाप दिया। ऐसा कई साइट्स में देखने को मिल रहा है, वो प्रॉब्लम उससे क्रिएट हुई है। तो आप हिंदी की समझ यहाँ मत लगाइएगा, यहाँ की समझ हिंदी में लगा लीजिएगा एक बार को, वो ज्यादा काम कर जाएगी, क्योंकि वो नेचुरली बना पेपर यहीं से है। करियर विल छोड़ने के मूड में नहीं हूँ मैं, मतलब सुकून भरी जिंदगी चाहिए, समझ पा रहे हो ना? इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारी चीजें जब दोनों तरह के क्वेश्चन है रीना, इसमें हम 43 क्वेश्चन कर रहे हैं, आसान क्वेश्चन भी है, मुश्किल क्वेश्चन भी है, एक बैलेंस है। मैं सिर्फ मुश्किल भी नहीं कराती और सिर्फ आसान भी नहीं कराऊंगी, क्योंकि दोनों का ही फायदा नहीं है, दोनों का मिक्सचर होगा तो सही रहेगा। एक बैलेंस पेपर में आता है, कुछ क्वेश्चन मुश्किल आते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं, और बहुत ही बायलक कह लो अगर कुछ इस तरह की चीज होती है तो कई बार इजी भी आता है। अंडर कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक और सामवेगिक, इमोशनल एस्पेक्ट और दिमाग से रिलेटेड एस्पेक्ट। चलिए आगे बढ़े, और इसमें कहीं ना कहीं साथ में अगर हम बात कर रहे हैं एज नेचुरल पार्ट एंड इग्नोर देम, यानी एरर्स यानी त्रुटियां जो हैं, बच्चों की गलतियां जो हैं, उनको एक नेचुरल पार्ट की तरह देखें, प्राकृतिक क्या होंगी ही, और इग्नोर कर दें, इग्नोर कर देंगे ठीक नहीं हो पाएंगे। एज सिली मिस्टेक्स और स्लिप्स दैट चिल्ड्रन कैन रेक्टिफाई ऑन देयर ओन, यानी ये सिली मिस्टेक्स हैं बच्चे अपने आप से ही कर लेंगे, फिर आपका रोल क्या है ना, आप क्या उतारें एज अ टीचर। फिर है सी ऑप्शन एज द करेक्शन वर्क फॉर द टीचर्स, टीचर्स के लिए करेक्शन वर्क है जिसमें टीचर्स को काम करना चाहिए या काम करना है, चलो हो सकता है, टू गेन इनसाइट्स इनटू अ चाइल्ड्स थिंकिंग एंड लेवल ऑफ लैंग्वेज, कौन सा एक मेथड सबसे बेस्ट, यानी कि एक बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस में इंसाइट मिलेगा, ये बात तो पक्की है, और किस लेवल पे उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसका लेवल क्या है या वो कहाँ है। हालांकि ये जज करना बहुत ही बेहतर बात नहीं होगी, इसलिए शायद उन्होंने ऑफिशियल आंसर की में दे दिया कि सी ऑप्शन एज द करेक्शन वर्क फॉर द टीचर्स, यानी टीचर्स के लिए करेक्शन वर्क के रूप में काम आएगा, जहाँ पे टीचर्स को काम करने की जरूरत है बना हुआ है। एक बच्चा है जो ठीक है ना, लेकिन सुंदर हमें देखने में डी ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ तक की बात तो ठीक थी, लेकिन लेवल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट जज कैसे करेंगे आप? बच्चे की गलती से उसका लेवल जज कर देंगे, एरर्स जजमेंट के लिए नहीं होते, वो दूसरी स्टोरी हो गई। आइडिया लगा सकते हैं किस लेवल पे, लेकिन ये प्ले कर रहे हैं बच्चे, प्रॉपर आप ये नहीं चेक करेंगे यहाँ पे। तो अगर ये दे देते तो हम कह रहे हैं इतना नेगेटिव नहीं है डी ऑप्शन, लेकिन ना तो उन्होंने माना ऑफिशियल में, और वो जो हाफ पार्ट है वो सही है, उसके बाद वाला पार्ट उतना सही नहीं है, तो इसलिए हम मजबूरी में सी के साथ जाना पड़ा। सी भी कोई बहुत सुंदर जवाब है नहीं,
तर्क लगाना लेकिन पड़ेगा, ऐसा होता है कई बार पेपर में जब एक ऑप्शन चूज करना ही पड़ेगा। चल चल के भी हो या कोई आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आपने देखा ऐसा हो सकता है, ऐसा भी होता है कई बार कि एक बार गलत दे दे, अगली बार सही भी दे दे, या थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्वीक कर दे। है, इमोशंस भी इन्वॉल्व है और आपके लैंग्वेज, अच्छा इस बात को ध्यान रखिएगा, रट्टे मत लगा लीजिएगा कि अगली बार पेपर में देखिए कि करेक्शन मत होता है टीचर्स की एरर को। ये रेयर केस सिनेरियो है, एक्सेप्शन है ये। अदरवाइज अगर ये ऑप्शन मिल रहा है ना आपको बिना लेवल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के या जजमेंट के, तो सबसे बड़ी आंसर यही है कि गलतियां जो है बच्चों की थिंकिंग में इंसाइट देती हैं, झांकने का मौका देती हैं। बेस्ट उत्तर यही है, लेकिन वो आगे की वजह से जो हाफ पार्ट है उसका वो प्रॉब्लमेटिक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, टीचर फर्स्ट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब एंड इट्स टाइप्स एंड देन गिव्स इट्स एग्जांपल टू क्लियर द कांसेप्ट। दिस मेथड इज, ये क्वेश्चन इस तरह के मैंने कितनी बार आपके साथ डिस्कस किए हैं और ये एज इट इज इस बार भी कई क्वेश्चन आए हुए थे कि एक टीचर है जो पहले डेफिनेशन बताती है किसकी, एडवर्ब की। अब यहाँ पे नाउन लिखा हो सकता था, यहाँ पे वर्ब लिखा हो सकता था, एंड इट्स टाइप्स एंड देन गिव्स इट्स एग्जांपल्स। यानी पहले डेफिनेशन, परिभाषा पहले बताई जा रही है। ये हर सब्जेक्ट में काम आएगा, ये मैथ्स में भी आता है, मैथ पेडागोजी में भी, आपका सीडीपी में भी आ सकता है ना। डेफिनेशन से, परिभाषा से उदाहरण की ओर, रूल से एग्जांपल की ओर। याद आ रहा है कुछ, रूल टू एग्जांपल। पहले रूल बताया, फॉर्मूला बताया, फिर उस तरह के एग्जांपल्स प्रस्तुत किए। रूल से एग्जांपल, नियम से उदाहरण की ओर, डिडक्टिव मेथड होता है। बिल्कुल सही जवाब कितने परसेंट लोग दे रहे हैं? 58%। तो इसमें भी गलतियां कर रहे हैं आप लोग। भाई अगर यहाँ उदाहरण लिखा होता, एग्जाम्पल टू रूल लिखा होता कि पहले उदाहरण दे दिया नाउन का और बाद में डेफिनेशन बताई, तो वो एग्जाम्पल टू रूल हो जाता है, इंडक्टिव मेथड, जिसको आगमन विधि कहेंगे। लेकिन ये भी निगमन विधि है, यानी डिडक्टिव मेथड। तो भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन डिडक्टिव मेथड है जहाँ पे रूल पहले बताते हैं, फॉर्मूला पहले बताते हैं, कि जनरल से स्पेसिफिक डिसाइड करते हो। एक बच्चा है जो रूल हमेशा जनरल होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। कम्युनिकेशन डेमोंस्ट्रेशन का यहाँ कोई रूल अच्छा नहीं। लास्ट स्टेप पेट का, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन आज इस तरह का, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, अभी नहीं बाद में आएगा, तब पता लगेगा आपको कितना समझ आया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, टीचर शुड असेस द लर्नर। एक टीचर को आकलन करना चाहिए किसका, लर्नर का, टू फाइंड आउट हु इज द बेस्ट एंड मोस्ट प्रोफिशिएंट इन द टारगेट लैंग्वेज। एक होती है मदर टंग, दूसरी होती है टारगेट लैंग्वेज। ये हम मैराथन सेशन में भी पढ़ेंगे, है ना। टारगेट लैंग्वेज क्या है? जो स्कूल सिखाने का टारगेट रखता है, यानी इंग्लिश हो सकती है जो टारगेट लैंग्वेज। मदर टंग क्या है? जो भी बच्चा अपने घर से सीख करके आ रहा है, ठीक है ना। पीएस टाइप क्लियर हो गया आपकी हेल्प से। यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। थैंक यू मनप्रीत। देश भर में जो भी एग्जाम होते हैं अलग जगह, बड़ा अच्छा लगता है वो कमेंट्स देख के, चाहे वो डब्ल्यूबी टेट हो, असम टेट हो, पीएस टेट हो, अलग अलग जगह पे जो भी आपके रीट में कितने सारे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं अभी, अच्छा लगता है वो देख करके। कई बार किसी के भाई बहन मिलते हैं, उनसे मिलकर मजा आ जाता है। एग्जैक्टली। सूक्ष्म गतिक कौशल यानी फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें आपकी छोटी मसल्स का यूज हो। मजा इसलिए आता है क्योंकि वो बताते हैं कि हमारी सिस्टर है जो केवीएस में है, इसके अलावा हमारी सिस्टर है जो यूपी में है, तो बुनाई कढ़ाई ये सब हो सकता है, जिसमें आपकी छोटी मसल्स, जो हाथ की मसल्स हैं स्पेशली, उनका इस्तेमाल करो। ये सब बड़ी मसल्स का अगर हम बात करें, टीचर शुड असेस द लर्नर, टीचर को आकलन करना चाहिए बच्चों का, उनको जांचना चाहिए इसलिए क्योंकि ये पता लगा सकें कि सब में से बेस्ट कौन है, या फिर सबसे बढ़िया लैंग्वेज इंग्लिश कौन बोल लेता है, या जो भी टारगेट लैंग्वेज है स्कूल की। गलत है ये। टू फाइंड द लर्निंग गैप्स ऑफ लर्नर्स, ये बात हमें अच्छी लग रही है कि असेसमेंट इसलिए होना चाहिए ताकि पता चल जाए गैप कहाँ है, दिक्कत कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, उसको सॉल्व किया जा सके। आकलन के माध्यम से पता लगा करके सॉल्व कर सके, डायग्नोज करके, सॉरी रेमेडी कर सके। सी ऑप्शन टू स्कैफोल्ड लर्नर्स टू इंप्रूव द लेवल ऑफ देयर परफॉर्मेंस फ्रॉम प्रीवियस वन। ये और अच्छा लग रहा है हमें, है ना। ये हमें इससे भी अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है कि लर्निंग गैप्स तो फाइंड आउट कर ही लो, लेकिन उसके बाद स्कैफोल्ड भी कराएं, टू स्कैफोल्ड लर्नर्स टू इंप्रूव द लेवल ऑफ देयर परफॉर्मेंस फ्रॉम प्रीवियस वन। पहले जो परफॉर्मेंस का लेवल था उससे आगे ले जाने में मदद देना, ये ज्यादा बेटर लग रहा है ना। वो अपने आप ही आ गया इसमें। टू कंपेयर द प्रोग्रेस नहीं है, बच्चों की प्रोग्रेस कंपेयर करके आपको कोई लड्डू नहीं मिलने वाले हैं, ये बात हमको ध्यान रखनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, सही बात है। मिस्टर रोहित कुछ कह रहे हैं, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 है, मिस्टर रोहित इन हिज लैंग्वेज क्लासरूम वांट्स द लर्नर्स टू वर्क इन एंड वर्क विद लैंग्वेज, दिस इज पॉसिबल बाय। यानी मिस्टर रोहित एक लैंग्वेज के टीचर हैं जो क्या कह रहे हैं कि जो लर्नर्स हैं उनकी कक्षा में उनको लैंग्वेज में और लैंग्वेज पे या लैंग्वेज के साथ काम करना चाहिए, यानी लैंग्वेज को बेटर करना है। कुल मिला के ये बात पॉसिबल कैसे होगा लैंग्वेज को बेटर करना, ये पूछना है। पहला ऑप्शन है एंगेजिंग लर्नर्स विद लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ एंगेज कर दो। ठीक है ना, ठीक है रीमा, रीना आ रहा है, ठीक है तो एंगेज कर दो। हाँ ठीक है, मतलब कर सकते हैं। और देखते हैं मेकिंग द लर्नर्स टू लर्न द फॉर्म्स ऑफ द लैंग्वेज, फॉर्म्स लर्न करवा